नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इससे पहले वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट हमने सोलर साइंस करवा रखा है। अब ये पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग महासीरीज चला रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह प्रश्न देख के जाते हैं तो मैं आशा दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जो है प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जितना जितना अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे कि कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको डील कर पाइएगा अच्छा से। और तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग चलते हैं महा मैराथन सीरीज की ओर। तो इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट सोशल साइंस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड और ये पार्ट थर्ड है आपका बना रखा है। पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे 200 से ऊपर प्रश्न। देखते हैं कि 200 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2012 में, 2013 में या 2014 में, 2015 में? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 2014 में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोग भी पेन और कॉपी निकाल कर रखिए और देखिए टेस्ट सीट लगा कर कितना नंबर आपको आता है। दोस्तों ये आपका जो 2011 से लेकर के 2023 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न भी इसमें शामिल है, और उससे अलग जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो प्रश्न भी लिया गया है आपके लिए। दोस्तों इसके बाद हम हिंदी का भी आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको अच्छा नंबर दिलवा सकता है। और याद रखिएगा, जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव अच्छा चला जाता है यानी उसका समझिए रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव कितना बनाइएगा तो आपको नंबर काट भी लेता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर एक सही है तो ये उसमें एक नंबर मिलता है, दो सही तो दो नंबर उसमें मिलेगा, याद रखिएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा फोकस करना है आपको, और ऑब्जेक्टिव जो है प्रैक्टिस से ही बन जाता है। ठीक है, देखिए याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बताइए। जिसको बीजेपी का चुनाव चिन्ह बताइए तो कोई कमेंट कीजिए आप लोग बाबू। ठीक है, देखिए हाथ का पंजा या कमल का फूल या गेंदा का फूल या चक्र बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, उसका चुनाव चिन्ह है ना वो कमल का फूल छाप है। बीजेपी नरेंद्र मोदी अभी इसके पार्टी का जो है देखते हैं ना पार्टी है नरेंद्र मोदी का पार्टी। अगला कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में? तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में जो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है ये 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, देखता हूँ मैं, व्यू बहुत अच्छा जाता है, लेकिन आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों क्या मैं लाइक ही तो मैं करने कहता हूँ, जिससे पता चलेगा, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप चाहते हैं कि और वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँ। अगर दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ बहुत चैनल है जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और झूठ मूठ का जो है ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है, अगर विश्वास है कि नहीं सर जो बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम के व्यू से दृष्टि से पूछ सकता है, आ सकता है, प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, आशा कर देते हैं आप लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए? पेड़ बचाने से, आर्थिक से शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से? बताइए। तो चिपको आंदोलन जो है ना पेड़ बचाने से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। देखिए 204 नंबर में क्या कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था बताइए। ये तारी विरोधी आंदोलन जो है ना, ऑप्शन है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 205 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दल का नींव जो है ब्रिटेन में पड़ा था, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में? बताइए। तो राजनीतिक दलों की जो नींव है सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला 206 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? 1975 दशक में क्या हुआ देखिए। वर्ष 1975 आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी? बताइए। तो ये जो 1975 है ना, ये देश में इस साल जो है ना आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, देखिएगा, याद रखिएगा। 207 नंबर में कह रहा है कि नर्मदा नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो नर्मदा नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना ये गुजरात से, महाराष्ट्र से और क्या तमिल मध्य प्रदेश से, तीनों से संबंधित है। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा 207 का। 208 नंबर में क्या कर रहा है
यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था बताइए, 1992 में, 2003 में, 2000 में या 2004 में। तो यूनाइटेड क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन जो है ना ये 2003 में हुआ था। ठीक है, देखिए 209 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि डॉक्टर मेधा पाटेलकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे, गंगा बचाओ आंदोलन से, दूम घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन। दोस्तों ये जो क्या कहते हैं मेधा पाटेलकर है, ये बीपीएससी वाले एग्जाम जो हुआ था ना टीचर वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है ना, मेधा पाटेलकर और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, यानी इन सभी बारे में क्वेश्चन जो है आगे कंपटीशन में भी मिलता है देखने को। ठीक है, तो देखिए मेघा पाटेलकर जो है ना ये नर्मदा बचाओ क्या कहते हैं आंदोलन से है रिलेटेड इनका संबंध। ठीक है, घनिष्ठ जुड़ी हुई है। अगला देखिए 210 नंबर में क्या कर रहा है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान से, दिल्ली में या तमिलनाडु में या बिहार में। देखिए अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव पकड़ होने के बाद जो है आप जो है ऑब्जेक्टिव एक भी गलत करके नहीं आइएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना कि सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है राजस्थान में हुआ था शुरुआत। ठीक है, 210 के बाद 211 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी नारायण चरण सिंह। बताइए, तो इसका जो आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत जो थे ये भारतीय किसान यूनियन के क्या थे, नेता थे। ठीक है, 212 नंबर में क्या कह रहा है कि देखिए लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितनी, 542, 544, 543, 545। बताइए, तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 543 है, 543 है। ठीक है, देखिए 213 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है जिसको बीजेपी बोलते हैं वो क्या है, राष्ट्रीय दल है। देखिए 214 नंबर में क्या कह रहा है, 214 में क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान या फ्रांस में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। देखिए, तो ब्रिटेन में जो है ना यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, 215 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। देखिए श्रीलंका जो है ना 1948 में आजाद हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1948 में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 216 में कह रहा है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल में, बहुजन समाज पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में, भारतीय जनता पार्टी में। तो समता पार्टी का विलय जो है ना ये जनता दल यूनाइटेड में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 217 नंबर में क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 218 नंबर में क्या कह रहा है कि देखिए बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, अफ्रीका का, यूरोप का, दक्षिणी अमेरिका का या कहाँ का है। बताइए, तो देखिए तो ये एशिया का है, कहाँ का है, बोलीविया जो है ये किस महादेश का हिस्सा है। देखिए, तो बोलीविया जो है ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, देखिए दक्षिणी क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका महादेश का जो है ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए तो विश्व में कितने महादेश हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से, देखना चाहते हैं कि किस बच्चे का कमेंट पहले आता है, उसको हम कमेंट को पिन अप कर देंगे। ठीक है, देखिए कितने महासागर है और कितने महादेश है, कमेंट कीजिए। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था बीपीएससी में, बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन का, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताइए, मेधा पाटेलकर, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे और कैलाश सत्यार्थी। देखिए बीपीएससी जो आंसर लिया है ये मेधा पाटेलकर और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों लिया, यानी कि उस बीपीएससी में ऑप्शन 5 को रहता है। ठीक है, ऑप्शन ई भी रहता है, अब देखेगा यहाँ पे ए और बी दोनों। ठीक है, तो यानी कि दोनों लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या जवाब देना है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बताइए। तो याद रखिएगा कौन थे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्या रखिएगा आंसर याद, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। रट जाइए इस प्रश्न को, भी है, एम भी है, ये समझ में आ गया ना। देखिएगा 219 के बाद 220 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए
सरकार का कौन सा, समझिए एमबीबीए प्रश्न बता रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहा हूँ आपको। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद या इनमें से कोई नहीं? बताइए सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए सरकार का जो लोकतंत्र जो है ना वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है 221 में, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? देखिए हूबहू प्रश्न जो है आपके बुक से उठा के दे दिया गया। क्या है, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? अरस्तु ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, रूसो ने कहा था या सुकरात ने कहा था? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अब्राहम लिंकन साहब ने क्या कहा था कि, क्या कहा था कि जो है जनता, लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए क्या है, शासन है। तो अभी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, यानी कि जनता ही शासन करता है, जनता के द्वारा चुना गया जो है व्यक्ति वहाँ पे जा करके हमारा जो है सेवक बन करके वो सही करता है। लेकिन आजकल देखिए किस तरह से हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है। देखिए कहा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं? बताइए तो ये जो लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? बताइए लोकतंत्र कब सफल होता है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगर मान लीजिए नागरिक हेल्प ही नहीं करेगा, नागरिक विवेकपूर्ण नहीं रहेगा, तो कैसे हमारा जो लोकतंत्र सफल बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसमें कह रहा है किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों की, आंसर सी हो जाएगा 222 का। ठीक है, 223 नंबर में क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? देखिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा ना, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, या लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, या बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, या देखिए क्या कर रहा है कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने कम कर दिया करता है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस निम्नांकित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई गई है? तो देखिए बहुमत समूह, क्या कर रहा है इसमें, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, इसी पे क्या पाई गई है, सफलता पाई गई है। 224 में देख क्या कर रहा है कि निम्नांकित में निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानूनों के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यक का शासन। तो इसमें जो प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो देखिए बहुसंख्यकों का जो शासन है ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 225 में कह रहा है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे, देखिए सबसे जो अधिक सहायक है ये विकास है। ठीक है, क्या है, विकास। अगर विकास कीजिएगा तो लोकतंत्र झलकता दिखता है कि नहीं विकास हुआ है कोई भी। ठीक है, जनता के लिए, ठीक है ना, जनता जो है ना यहाँ पे जो चुनता है जिस व्यक्ति को कि मतलब मेरे लिए काम करेगा अच्छा, इसीलिए इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं ना। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में से कोई नहीं? बताइए। तो भारत में जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। कैसे नहीं है दोस्तों? अप्रत्यक्ष। देखिए अब देखिए इस 227 में क्या कर रहा है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताइए। हमने इससे पहले भी शायद डिस्कस कर रखा है प्रश्न को, आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों इसको, इसका आंसर दे कि छोड़ दे। बताइए भारत में जो वोट देने की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? देखिए 16 वर्ष है, या 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, या 25 वर्ष है? बताइए तो कमेंट करके। तो देखिए इसका आंसर जो होगा बी, 18 वर्ष है। यानी वोट देने का न्यूनतम आयु निर्धारित है, लेकिन अधिकतम आयु वो निर्धारित नहीं किया गया है कि अधिकतम कितना आयु तक लोग वोट दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा अनलिमिटेड है, याद रखिए। नीचे जो है लिमिट है, नीचे 18 वर्ष से नीचे का आदमी जो है उस वोट नहीं गिरा सकता है। ठीक है, अगला कर 228 में, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। अश्वेत, ठीक है, देखिए अफ्रीका के लोग ऐसे भी क्या होते हैं बताइए, तो कमेंट कीजिएगा कैसा होता है। ठीक है, हम तो नहीं बोलेंगे लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा अफ्रीका का लोग कैसा होता है। खैर देखिए दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। अश्वेत मतलब क्या होता है वो भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। तो एक कर्मा, एन कर्मा, या जनरल पिनोसे, या नेल्सन मंडेला, या अब्राहम लिंकन। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा नेल्सन
हाँ, नेल्सन मंडेला बोलने भी नहीं होता, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, आप लोग शुद्ध उच्चारण कर लीजिएगा दोस्तों। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? और शिक्षा, गरीबी या बेरोजगारी, इनमें से सभी। देखिए, भारत में जो लोकतंत्र की असफलता में बाधा क्या बन रहा है बताइए? अशिक्षा। आज यहाँ पे भारत में अधिकांशतः लोग अशिक्षित है, अब तो शिक्षित हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन यही जो है ना सफलता में बाधा बनने का काम कर रहा है। अगर शिक्षित हो जाए सब पुरुष महिला तो देखिए बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि सभी एडुकेटेड हो जाएंगे तो कोई भी काम है वो समझदारी से करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86% या 12.20% या 13% या 24%। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वो 10.86% था, ठीक है। 231 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों, जब भी धर्म का बात हो तो हमारे कौन थे आगे? महात्मा गांधी थे, क्योंकि ये कहते थे, क्या कहते थे, ये हिंसक थे, अहिंसा को प्रेमी थे। कमेंट कीजिए, समझ में आ गया ना। महात्मा गांधी हमेशा धर्म को ही आगे, मतलब कहते आगे रखते थे, धर्म, सभी धर्म बराबर थे, इनके लिए इक्वल थे, ठीक है। इसीलिए जब भी धर्म वाला बात सब आए तो महात्मा गांधी देखिए तो मार के चलाइएगा, ठीक है। देखिएगा, अच्छा से पढ़ के मारिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और लिख कर मार कर दीजिएगा महात्मा गांधी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत या निरक्षर नागरिक या मजबूत सेंसर बोर्ड या नियंत्रित मीडिया और प्रेस। देखिए, लोकतंत्र के सफलता के लिए जो है ना आपको मजबूत जनमत होना चाहिए। अगर आपका पार्टी मजबूत ही नहीं है और जनमत यानी कि वोट आपको अच्छा नहीं मिला है, और कोई पार्टी मान लीजिए आपको आया है 5000 वोट और आपके पार्टी को आया है कितना? आपके पार्टी को आया है मान लीजिए 4999, ठीक है, यानी कि तो इसमें आप जो है ना 1-2 वोट से या 3 वोट 5 वोट जीतिएगा तो इससे क्या होगा? आपका बहुमत जो है उतना मजबूत नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर भी जीतल रहिएगा तो बहुमत चाहिए। बहुमत अगर आपका अच्छा रहता है ना तो समझिए कि आपका जो है लोकतंत्र में सफलता आप जरूर हासिल कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है, 233 में क्या कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में सब में से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा जो हुआ था उनमें लोकसभा में महिलाओं की दावेदारी कितनी पड़ी बताइए तो? कहीं कि देखिए दोस्तों पॉइंट दशमलव में रहता है 10%। अभी देखिए इससे पहले डिस्कस जो किए थे उसमें कितना था? दशमलव में था ना। देखिए यहाँ पे कितना था? पॉइंट में था 10 वही ना क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितना? तो 10.86% मारे थे, यहाँ पे मारे थे ना हम लोग। अब यहाँ पे देखिए यहाँ दशमलव में था तो वो भी देना पड़ेगा, जब भी 10 दिख जाए, यहाँ 10 दिख रहा है दिया है तो इसको 10% ही मार के आ जाना, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन दशमलव खोजते रहिएगा तो आप लोग। 15वीं लोकसभा चुनाव इसीलिए कहते हैं जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा यहाँ पे जो बोलेंगे, अगर मान लीजिए दशमलव में नहीं आए, 10 दशमलव कुछ समथिंग नहीं आए तो आपको 10% मार के आना है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या कर रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी कितना थी? 10% था दोस्तों, कितना था? 10%, ए आंसर हो जाएगा। देखिए 234 में क्या कर रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। जस्ट डिस्कस किए थे दोस्तों, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। रिपीट हो रहा है प्रश्न, देखिए तो आप लोग भी रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसका आंसर दीजिए। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2010 में। तो देखिए क्या कर रहा है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार जो है ये 2005 में लागू हुआ था दोस्तों। देखिए 236 में क्या कर रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, क्या कहते हैं SM सिंह या कोई नहीं बताइए? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो क्या है? मेगास्थनीज साहब है दोस्तों। 236 के बाद 237 में क्या कर रहा है? अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब लिया? 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में बताइए? तो अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन जो उग्र हुआ था ना 1966 में उग्र हुआ था दोस्तों, ठीक है। 238 में क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या केरल? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है ये उग्र हुआ था, तो बता दिए आप लोग। देखिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो देखिए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये
केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिएगा कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चंडीगढ़ है, और कौन कौन है कमेंट कीजिए दोस्तों, देखते हैं आप लोग को ध्यान है कि नहीं ध्यान है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम है ना, ये राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए 240 में क्या कह रहा है कि 15वीं, देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 15, 59 या 50 या 10। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या दोस्तों जो है कितना है, 59 है, 59 है। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट कीजिए और देखिए कमेंट कीजिएगा ना तो प्रश्न याद ही हो जाएगा आपको दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित या राष्ट्रीय एकता या अलगाव। तो देखिए 15वीं लोकसभा, सॉरी, क्षेत्रवाद की जो भावना का एक कुपरिणाम है ये अलगाववाद है, अलगाववाद। ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़ा जो है, इससे जो है ना क्षेत्रवाद की भावना का क्या कहते हैं, जगह होता है कि मेरा जमीन है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा है, इससे क्या होता है, अलगाववाद पैदा होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। अगला कह रहा है कि 242 में देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? देखिए 2021 में पूछा गया, अफ्रीका कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन या वटलैंड्स कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है ना अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, 243 में क्या कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ हुआ था। ठीक है, आप लोग पे ही छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं आप लोग का तैयारी किस तरह से चल रहा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? दोस्तों इस 1-1.5 महीना बचा हुआ आपके पास, मत क्या कहते हैं इधर उधर घूमिए, आप लोग मेहनत कीजिए, काफ़ी दिन रात एक कर दीजिए पढ़ने में, खाना खाइए और थोड़ा देर रेस्ट लीजिए, 5 घंटा ही सोइए, लेकिन सोना में ज़रूरी है और उसके बाद आप मेहनत कीजिए। ठीक है, अंतिम दौर है यार। ठीक है ना, अगर मान लीजिए इस सर्टिफिकेट पर 2nd या 3rd लिखा जाता है तो समझ लीजिए कि क्या बीतेगा आप पे। इसीलिए एक ठो लाठी लाना है, यानी कि 1st डिवीज़न करना आपको, याद रखिएगा। और अच्छा नंबर लाना है जिससे कि आप आगे की पढ़ाई अच्छे कॉलेज में कर सकते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत या नवीकरणीय या अजैविक या अनवीकरणीय? बताइए। तो सौर ऊर्जा जो है ना ये नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों एक चीज़ बताइए मुझे, आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और ये याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई समय नहीं है कि से हमेशा जितना बार एग्जाम हुआ अभी तक में इस चैप्टर से एक सवाल पूछा गया है, नवीकरणीय। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा नवीकरण। देखिए नवीकरणीय वह होता है, ध्यान दीजिए, नवीकरणीय क्या होता है, यानी कि जिसको जो है हम लोग यूज करने के बाद पुनः यूज में लाया जा सकता है, फिर से पुनः जो है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नवीकरणीय। अनवीकरणीय वह होता है जिसको यूज करने के बाद पुनः यूज में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, पुनः यूज में नहीं ला सकता है, और नवीकरणीय को पुनः ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा हो गया, इसको यूज करने के बाद फिर ला सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं बताइए, और क्या हो, कमेंट कीजिए। तो सौर ऊर्जा के बाद क्या होगा बताइए जल्दी से, सूर्य जो है उसके बाद सूर्य, पवन चक्की हो गया, इस सभी को यूज करने के बाद फिर ला सकते हैं। ठीक है, और नवीकरणीय में क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, मिट्टी, तेल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी हो गया। मानवकृत मतलब हुआ जो मानव ने बनाया है। ठीक है, अब अजैब का क्या मतलब होता है, आप लोग कमेंट कीजिए तो देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। जैव और अजैव होता है ना। ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से, आप लोग पे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर जब तक आप नहीं लगिएगा ना, इसमें जुड़िएगा, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा। कुछ छोड़ता हूँ तो आप लोग गूगल करते होंगे, मुझे पता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसको खोज के बताइए तो आप गूगल करते हैं और आपको जानकारी मिल जाता है उससे। इसीलिए मैं प्रश्न को छोड़ रहा हूँ कुछ को, कि आप भी जवाब दीजिए, उसमें लगिएगा। ठीक है ना, आप उसका मतलब क्या होता है कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट को देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। देखिए 245 में क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय? तो देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। अब सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन बताइए, अभी जस्ट बताए थे आपको कि देखिए पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब फिर से इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, पूर्ति कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का जलाने यूज करने के बाद क्या जल जाता है क्या? नहीं ना, ऐसा पेट्रोल डीजल की तरह नहीं उड़ जाता धुआं बन करके, नहीं उड़ता। इसका मतलब है कि ये पुनः पूर्ति का फिर से इसका पूर्ति हो सकता है। ठीक है, देखिए 2040 में क्या कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों
5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखिए अगला कह रहा है 247 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनरो में। देखिए आप लोग देखते ही प्रश्न का आंसर दे दिए होंगे, बहुत बच्चा दे दिया होगा। जोहान्सबर्ग में या न्यूयॉर्क में या टोक्यो में। तो पृथ्वी सम्मेलन जो था ना दोस्तों, ये रियो डी जेनरियो में हुआ था। फर्स्ट चैप्टर का सवाल है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। देखिए ये ज्योग्राफी आ गया है। क्या कर रहा है? सोपानी कृषि प्रचलित हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। तो सोपानी कृषि जो है ना, ये उत्तराखंड में प्रचलित। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। 249 में क्या कर रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए वहाँ पे जो पंजाब है ना, वहाँ पे जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है, ये क्या है? भूमि अच्छा वहाँ का कैसे है बताइए, क्या कारण है बताइए? तो वनोन्मूलन, चलिए, या गहन खेती, अति पशुचरण, या अधिक सिंचाई। देखिए वहाँ पे क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है वहाँ पे? कि अधिक सिंचाई। देखिए पंजाब सब में जो है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था जो है ना अच्छा रखना पड़ता है, रहता है वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए पंजाब सब में खेती होता है, बहुत अच्छी ढंग से वहाँ खेती होता है। और जो है पंजाब में देखिए होता क्या है, पंजाब का किसान जो है ना वो गरीब नहीं होता, याद रखिएगा, वो बिजनेसमैन होता है एक तरह से। और पंजाब में बता देता हूँ आपको कि पंजाब का किसान को जो वहाँ से खेत जो होता है ना, वहाँ चक्र जो है ना, वहाँ खेत में जो है वो एक आदमी का खेत जो है यहाँ बीघा के बीघा 10 बीघा 15 बीघा एक जगह रहता है, उसको चकबंदी कहते हैं। इस तरह से चक्र रहता है सब खेत, अपना घर वहाँ पे रहता है उसका, और उसी घर के पीछे में उसको खेती रहता है पूरा, और जो है वो ट्रैक्टर रखता है, वो सारा चीज़ रखता है, अपना लेबर रखता है, मजदूर रखता है। और वहाँ का किसान, याद रखिएगा, वहाँ किसान जो है वो किसान नहीं समझिए, एक बिजनेसमैन है, करोड़पति होता है, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए देखते होंगे बिहार से मजदूर सब क्या करता है, पलायन करता है, कहाँ जाता है? पंजाब में खेती करने के लिए जाता है। और वहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था है अच्छी है, और वहाँ पे सिंचाई भी अच्छी तरीके, इसीलिए वहाँ का जो है खेती बहुत प्रचलित है पंजाब की, ठीक है। देखिए और बिहार में क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ आने का खतरा रहता है, पानी आ जाता है इधर उधर, ये सभी हो जाता है, इसीलिए जो है बिहार में खेती जो है वो बर्बाद हो जाता है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए, लीची के लिए, या गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? देखिए तो काली मिट्टी जो है ये किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। कपास क्या होता है कमेंट कीजिए तो आप लोग। कपास आप लोग के घर में भी होता है लेकिन आप लोग पता नहीं, देखिएगा कमेंट करके बताइए कपास क्या होता है, ठीक है। देखिए अगला क्या कर रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बताइए? ऑप्शन बलुआई मृदा, रेंगुर मृदा, लाल मृदा, या पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम है, नेक्स्ट का नाम क्या है? रेंगुर मृदा है दोस्तों। क्या नाम है? रेंगुर मृदा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 252 नंबर में क्या कर रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है, या फास्फोरस है? देखिए मेढक के जो प्रजनन को नष्ट करता है ना उसको एंड्रीन कहते हैं। मान लीजिए मेढक देखते होंगे खेत के आर पे, देखिएगा बहुत ज़्यादा मेढक हो जाता है, या आंगन घर में देखिएगा, बहुत जो गांव घर में रहते हैं बच्चे सब उनको पता होगा। तो मेढक की जो प्रजनन को रोकने का काम करता है रसायन कौन सा है दोस्तों? यह है एंड्रीन। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, पूछते रहता है क्वेश्चन इससे बार बार, तो इसीलिए सेट जितना प्रैक्टिस करना है आप कर लीजिए और देखिए एग्जाम देके देखिए एक भी प्रश्न छूटेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। अगला कह रहा है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो मरुस्थलीय मृदा जो है ना ये राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ का जो मिट्टी है ना वो मरा हुआ है, बंजर मिट्टी, याद रखिएगा, मरुस्थलीय बालू ही बालू है वहाँ पे। और ये एक चीज़ कमेंट कीजिए तो आप लोग कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ये कमेंट कीजिए तो हम एक बार, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है कमेंट कीजिए हमको, ठीक है। देखिए 254 में क्या कह रहा है, भारत में सबसे लंबा बांध है, कौन बांध है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, या नरोरा बांध? बताइए। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो कौन बांध है दोस्तों? हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा, बहुत ही प्रचलित है। 255 में कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से, नरोरा बांध से? बताइए। तो भारत ये जो कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ना, कृत्रिम मतलब क्या होता है? बनावटी, बनाया गया, ये भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। किससे दोस्तों? भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। 256 में क्या करा, देखिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बताइए। उजला ग्रह, यानी कि पृथ्वी पे जो है ना अधिकांशतः भाग में क्या है? पानी ही पानी है दोस्तों। एक अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि देखिए जिस तरह पृथ्वी को 4 भागों में मान लीजिए बांटे, तो 4 भाग में जो पृथ्वी को बांटे तो 4 भाग में 3 भाग कहता है जल ही जल है और 1 भाग में स्थल है। मतलब इस भाग के अनुसार बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि इधर पृथ्वी है। पृथ्वी जो है यहाँ जहाँ जहाँ क्या कहते हैं समुद्र के किनारे भी है, यहाँ पे जो है ना, यानी कि जो स्थल है समुद्र किनारे भी है, लेकिन यहाँ पे एक भाग करके बताया गया, भागों को करके कि 4 भाग में पृथ्वी है, तो
क्या कर पृथ्वी के 4 भाग में जो है ना जल ही जल, मतलब 3 भाग में जल है और 1 भाग में क्या है, स्थल है। ये ऐसे करके बताया गया। ग्लोब पे देखिएगा तो उस पे जो है केवल आपको ग्लोब पे क्या क्या दिखाई पड़ता है वो कमेंट कीजिए तो एक बार आप लोग, तो हम बता देंगे किसी दिन ग्लोब के बारे में। देखिए 256 में, तो अभी प्रश्न को डिस्कस कर लेते जल्दी, थोड़ा बहुत प्रश्न है, अभी 800 प्रश्न डिस्कस करना है हमें। 256 में क्या करा है कि बृहद क्षेत्र में जल का उपस्थिति कारण पृथ्वी को कहा जाता है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह, बताइए। नीला ग्रह का दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। 257 में क्या करा है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्णिया में, मासीन राम में या चेरापूंजी में या कोच्चि में, बताइए। तो देश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना ये मासीन राम में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, 55%, 60%, 65% और 70%, बताइए। तो ये जो प्राणी जो होती है ना, अभी आप मनुष्य भी एक प्राणी है, तो उनके शरीर में जो है 65% यानी कि 65% जो है जल ही जल मौजूद रहता है, ठीक है। कितनी परसेंट दोस्तों, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल रहती है, तो 65%, ठीक है। 259 में क्या कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, बताइए। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित। रट जाइए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सीरीज में पूछ सकता है आपसे प्रश्न। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताइए। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो पंडित नेहरू ने क्या कहा था, देश के बांधों को कहा था कि भारत का क्या है, ये मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। 261 में कह रहा है कि हीराकुंड, देखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर, गोदावरी पर, दामोदरी पर, सतलज पर। तो हीराकुंड परियोजना जो है ना ये महानदी पर है दोस्तों, किस नदी पे है, महानदी पे है। 262 में क्या कह रहा है कि देखिए भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर, बताइए। भारत में सबसे बड़ा जो निर्मित जलाशय है ना वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों, ये निर्मित किया गया, बनाया गया है, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, कितना जलाशय जो है ये प्राकृतिक भी होता है, तो कितना निर्मित किया, बनाया भी जाता है, ऐसा नहीं है। कि बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, देखिए बिहार में अति जल दोहन से, बर्बादी से क्या होगा, फ्लोराइड का या क्या कहते हैं क्लोराइड का, आर्सेनिक का, लौह का, बताइए। तो आर्सेनिक का जो खतरा है ना ये काफ़ी बढ़ा है, ठीक है, अति जल दोहन से, बर्बादी से, दोहन मतलब होता है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बताइए। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो है ना सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। और याद रखिएगा जिस क्षेत्र में ज़्यादा वन रहता है उसमें नक्सली इलाका भी उस तरह से होता है, क्योंकि उसमें वन में जो जंगल में छुपने में क्या कहते हैं नक्सलवादियों को सुविधा होता है, इसलिए। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, पतंजलि को, चरक को या क्या कहता है सुश्रुत को या सूत्रात लिखल है यहाँ पे, देखिए इनमें से कोई बताइए। तो चरक साहब को जो है ना आयुर्वेद का जनक माना जाता है, ठीक है। देखिए 266 में क्या कह रहा है कि सुंदरवन है, बताइए। कर्नाटक में, पंजाब, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में। सुंदरवन दोस्तों कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। देखिए 267 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कबूतर है, हंस है, मयूर है, तोता है, बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों क्या है, मयूर है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 268 में क्या कह रहा है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वनों वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में से कोई नहीं। तो वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टिकोण से वनों को जो है ना 3 वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों दोस्तों, 3 वर्गों में। 269 में क्या कह रहा है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, 600 करोड़ हेक्टेयर पर, 400 करोड़ हेक्टेयर पर, 800 करोड़ हेक्टेयर पर, 500 करोड़ हेक्टेयर, बताइए। एक जो क्या कहता है, एक NGO की जो वानिकी रिपोर्ट है ना इसके अनुसार जो है 1948 में विश्व में जो है लगभग
करोड़ हेक्टेयर पे जो है ना भूमि पर वन का जो है विस्तार था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए 270 में क्या कर रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से, खनिज संपदा क्या कहते हैं संरक्षण से, बताइए। तो वन्य जीवों की तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जो है संविधान की धारा 21 संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 271 में क्या कर रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए, बताइए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है शेर के लिए है, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए, बताइए। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है ना, ये बाघ के लिए क्या है, प्रचलित है। 272 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर जो है, निम्न में से कौन सा जानवर क्या कहते हैं, देखिए कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है दोस्तों, तो घड़ियाल, डॉल्फिन या व्हेल या कछुआ। तो ये जो भारत में पाया वाला जानवर है ये दोस्तों डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है ये जो गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, गंगा नदी में। ये जो भागलपुर है ना, भागलपुर में काफ़ी प्रचलित है। इसको डॉल्फिन बचाने के लिए जो है इसको क्या व्यवस्था किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अलग है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताओ। अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में या गुजरात में, बताइए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। देखिए 274 में क्या कर रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, झारखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में दोस्तों है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। 275 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है, बॉक्साइट से, उर्वरक से, लौह अयस्क से, तांबा से। तो निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा जो है ना ये उर्वरक से संबंधित, किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। देखिए अगला करा 276 में करा लौह अयस्क है, नवीकरणीय संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, मानव के संसाधन, बताइए। तो ये जो लौह अयस्क है ना ये अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, क्या संसाधन है, अनवीकरणीय। 277 में क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो भारत में जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है ना ये उड़ीसा है। कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा है, ठीक है। और देखिए सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है बताइए, कमेंट करके बताइए। तो आप लोग खोजिए, गूगल कीजिए आप लोग, हमें पता है कि आप लोग गूगल करके ही खोजते हैं, ठीक है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, सोना को, तांबा को, लोहा को, मैग्नीज को, बताइए। तो किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है दोस्तों, लोहा को क्या कहा जाता है, ठीक है। उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नेटाइट या उर्वरक या बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो लौह अयस्क की जो खनिज का उदाहरण है ये मैग्नेटाइट है दोस्तों, क्या है, मैग्नेटाइट। 280 में क्या कर रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइट की, बताइए। एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है ना इसमें बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, किसके दोस्तों, बॉक्साइट के। 281 में कह रहा है कि पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबे और जस्ते दोनों से, तांबे और जस्ते टीन से, बताइए। पीतल जो बनाया जाता है ये तांबे और जस्ते से बना है, ठीक है दोस्तों। 281 के बाद 282 में क्या कर रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, बताइए। 1 टन इस्पात बनाने में जो है और कितना, आप लोग एक कमेंट कीजिए कि ट्रेन का जो पटरी होता है, रेलगाड़ी का पटरी, वो किसका बना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखते हैं कितना बच्चा को आता है। ट्रेन का जो पटरी होता है वो किसका बना होता है, किस धातु से बना होता है। तो यहाँ पे खैर चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। देखिए 1 टन अगर इस्पात बनाएंगे हम लोग तो ऑप्शन में कह रहा है कि 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो 1 टन इस्पात बनाने में हमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 283 में क्या कर रहा है, भारत में किस खनिज का अभाव है, पता, उर्वरक का, बॉक्साइट का, लोहा का, लेड का। तो भारत में जो है ना लेड का बहुत ज़्यादा अभाव है, ठीक है। किसका, किस खनिज का, और क्या कहते हैं, लेड का। 283 के बाद 284 में कह रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन दोस्तों, उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा, बी आंसर होगा। 284 के बाद 285 में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, कोयला, उर्वरक या बॉक्साइट, तांबा। तो देखिए ये निम्नलिखित में से जो है ना ये कौन सा ज़्यादा है बताइए। तो इसका कमेंट कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खनिज का है, बताइए। तो
कोयला, कोयला क्या है दोस्तों, कार्बनिक खनिज है, ठीक है। 285 के बाद 286 में क्या कह रहा है कि देखिए प्राकृतिक गैस पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, यूरेनियम में के साथ या कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या चुनाव पत्थर के साथ, बताइए प्राकृतिक गैस पाई जाती है, बताइए खनिज तेल के साथ, ठीक है। किसके साथ पाई जाती है, खनिज तेल के साथ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 287 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तारापुर, क्या कहते हैं कलपक्कम या नरोरा या केंगा, बताइए। तो निम्न में से कौन एशिया का बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो तारापुर जो है दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। 288 में क्या कह रहा है देखिए कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ, मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है ये डिगबोई में स्थापित है, ठीक है। और देखिएगा बिहार में भी बरौनी में जो है ना, ये बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है। तो आप लोग ये कमेंट कीजिए कि ये जो प्रथम तेल शोधक कारखाना तो डिगबोई में है, और दूसरा जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पे है, ठीक है। पहला तो डिगबोई में बना था, दूसरा कहाँ बना था, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और कौन सा है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, बताइए एंथ्रासाइट, पीट या लिग्नाइट या ब्यूटिमिनस। तो सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार है ना वो एंथ्रासाइड है, ठीक है। कौन है, एंथ्रासाइड। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है आपको, 290 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है, बताइए एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो देखिए पीट जो होता है ना, पीट ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा उत्तम क्वालिटी का होता है कोयला, ठीक है। 290 के बाद देखिए 291 में क्या कह रहा है कि भारत में, क्वेश्चन डिस्कस तो हो गया है, देखिए भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक जो है ना राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य जो है ये झारखंड है दोस्तों। कौन है, झारखंड राज्य ने सबसे पहले कोयले का क्या किया था, उत्पादन किया था दोस्तों। पहले बिहार और झारखंड एक ही में था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो जितना भी खदान सब था, सारा चीज़ का, खनिज का, अयस्क का जितना भी चीज़ था सभी झारखंड में चले गया, इसीलिए बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य बना हुआ है और झारखंड बहुत आगे निकल चुका है लगभग। बिहार भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, सरकार हमारी बहुत प्रयास कर रही है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध है, बताइए कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में। देखिए हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 293 में क्या कर रहा है कि तारापुर ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। तो तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए 294 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है दोस्तों, वो राजस्थान है। कहाँ पे, राजस्थान में। देखिए 295 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि ऊर्जा का के मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। बताइए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना ये इनमें सभी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, ठीक है। देखिए 296 में क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, बम्बई में, हाई में या अंकलेश्वर में, नवगांव में, डिगबोई में। तो ये भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो है ना ये डिगबोई में है। आप इससे पहले कमेंट हमने किया था, हमने प्रश्न को देखा तो इससे पहले हम लोगों ने 297 करा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, थोरियम या रेशम या कोयला या सोना। बताइए झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है ना मुख्यतः कोयला पाया दोस्तों, क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। देखिए 298 में क्या करा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है डिगबोई, झरिया या घाटशिला या जादूगोड़ा या झारखंड। बताइए तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है ना ये जादूगोड़ा है, झारखंड में पड़ता है। जादूगोड़ा दोस्तों कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, झारखंड राज्य में, ठीक है। झारखंड का राजधानी कहाँ है, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है ना, जल्दी कमेंट कीजिए झारखंड का राजधानी कहाँ है, देखते हैं कितना बच्चा कमेंट करता है। भारत के जो कमेंट कीजिएगा उसका हम नाम जो है इस जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तो नाम लेंगे। कमेंट मारिए तो आप लोग, अगले वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे जो कमेंट कीजिएगा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, बताइए कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में, तारापुर में। बताइए तो भारत के किस स्थान पर जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो तारापुर में दोस्तों। कहाँ पे, तारापुर में। देखिए ठीक है 200 के बाद 300 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में के तेल परिष्करण केंद्र क्या कहते हैं कार्य कर रहे हैं। बताइए 15, 16 या 18 या 20। बताइए
तो भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कर रहे हैं? तो 18 क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, 18 केंद्र है। दोस्तों जो जो स्टूडेंट अगर अच्छा कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट लूँगा। ठीक है ना, अगले वीडियो में उसका कमेंट लूँगा और कमेंट उसको जो है आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे उनका। ठीक है, तो देखिए 300 के बाद जो है अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दोस्तों देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न।